वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। ओके। आज हम वापस वीडियो कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा कि हमने थोड़े बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कवर किए थे, और हम जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, जैसे कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ओके। और जो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है अभी हमारे नोड जेएस के आगे, जो भी हम चीज़ें सीखेंगे। ओके। फिर हमने देखा था कि एच मॉड्यूल क्या होता है, और एच मॉड्यूल यूज़ करके तुम कैसे बेसिक सा एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम एच मॉड्यूल का इतना यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करेंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेस जेएस होता क्या है। ओके। बेसिकली एक्सप्रेस जेएस क्या है कि वो नोड जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है, जो कि हमारा काम आसान कर देता है थोड़ा बहुत। मीन्स उसके कुछ कुछ वो हमको कुछ कुछ चीज़ें फंक्शनलिटी खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। मीन्स सबसे हमको वो चीज़ राइट नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आता होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क बेसिकली ये होती है कि तुम किसी जो काम तुम्हारा बेसिकली आसान करे। जैसे कि हमने कोई चीज़ कोड लिखा हुआ है, राइट। तो दो चीज़ होती है कि तुम पूरा का पूरा बैठ के उसका सब कुछ बैठ के इम्प्लीमेंट करो, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। एक वो चीज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी किसी ने बना के रखी है, एंड तुम उस चीज़ को यूज़ करके तुम्हारा जितना काम है तुम उतना काम करो। मीन्स तुमको उतना डेप्थ में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जो तुम्हारा मेन काम तुमको करना है तुम वो लेके इम्प्लीमेंट करो। उसका मतलब बेसिकली फ्रेमवर्क हो जाता है, ऐसा समझ लो तुम। ओके। तो एक्सप्रेस जेएस वही है कि वो एक क्या है, एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, जो कि हमको वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेब सर्वर्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ओके। ठीक है। अभी आप पूछोगे कि नोड जेएस सॉरी एक्सप्रेस जेएस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी क्या? नहीं, एक्सप्रेस जेएस करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। जो भी हम यहीं पे देखेंगे कि अभी देखो, हमने पिछले वीडियो में ये किया था, राइट। क्या क्या था? हमने बेसिक सा एक एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, एक सर्वर को क्रिएट किया था, और उसको एक रिस्पॉन्स दिया था, राइट। और फिर हमने उस सर्वर को स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे ये तो अभी आपको लग रहा हो कि ये चीज़ तो इतना नॉर्मल था, पर नहीं। जब आप इसको और डेप्थ में जाओगे, जैसे कि मैं आपको वो जो मैंने आपको फाइल शेयर की थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ वो फाइल, एक मिनट मेरे को देना। हाँ। मैंने जो आपको ये फाइल शेयर की थी, अगर इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक आपको http.md करके md करके मैंने एक और चीज़ शेयर की थी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने ये बेसिक सा किया था, राइट। पर अगर आप एच मॉडल के और डेप्थ में जाओगे, तो आपको थोड़े बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगने लग जाएंगी, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट ऑन, ये बहुत ज़्यादा। और डीप में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से सेट करनी पड़ती है, दिख रहा है आपको। काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ हैंडल करनी पड़ती है, ऐसा होता है। तो ये कैसा होता है कि हमको एक्चुअल क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हम तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर सके, और अपना मेन जो काम जैसे एपीआईज बनाने का काम उस पर ध्यान सके। हमारा मेन ध्यान ये सब कोर चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ें मैनुअली इतना सेट करना पड़े, राइट। तो उसके लिए ही एक्सप्रेस जेएस बनाया गया था, कि एक्सप्रेस जेएस हमारा क्या कर देगा, काम आसान कर देगा। अभी एक्सप्रेस जेएस को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना हमने लिखा था इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस को भी डिलीट कर देता हूँ, और पैकेज डॉट जेसन को भी डिलीट कर देता हूँ। एक नया इसी में प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम npm init -y का यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सब वैल्यूज़ को यस करते हैं, ठीक है। अभी एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे npm आई। आप इंस्टॉल भी लिख सकते हो, सॉरी, इंस्टॉल भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, या तो आप इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म आई लिख सकते हो तो भी चलेगा। और आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एक्सप्रेस। ठीक है। तो आपने लिखा npm आई एक्सप्रेस, तो आपका एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप मतलब सॉरी, हमने npm को एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, राइट। क्या? ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमने बोला था कि हमने अभी आपको सबसे पहले पैकेट डॉट जेसन चेक करना था, राइट। हाँ। अभी आप देखोगे कि जब हमने लास्ट टाइम जब हमने npm का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, तब उसमें हमारे पास क्या सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी, मतलब एक हमारे पास सिर्फ पैकेज डॉट जेसन फाइल थी, राइट। अभी हमारे पास पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन भी है। तो ये बेसिकली ये फाइल्स क्या करती है कि जो भी पैकेज आपने बताया है यहाँ पे, उसका यूआरएल भी उसको सेव करना रहेगा, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे सेव करता है। और जो लाइब्रेरीज है वो नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें सेव कर लेता है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस के साथ आ जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
मीन्स अगर आप एक्सप्रेस नहीं यूज़ करते तो आप देख रहे हो आपको हर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती, फिर आपको उसको एम्बेडेड करना पड़ता। पर यही फ़ायदा है कि जब आप एक्सप्रेस के साथ काम करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, राइट। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों को लेके। ठीक है। तो चलो अभी हम ये देखते हैं कि अभी हम बेसिक से एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट रन करके कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं index.js करके। ठीक है। तो अभी हमको एक्सप्रेस का यूज़ करना है, तो हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, रिक्वायर करना है किसको, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे करते थे। हमने एचटीटीपी मॉडल को भी देखा था, हम इसको बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही हम एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे इसका एक एप्लीकेशन बनाना है, एक मतलब एक क्लास है उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐप इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एक्सप्रेस है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो, राइट। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास एक्सप्रेस क्लास पड़ी है हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं एक पोर्ट नाम का वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ। मैं अभी के लिए 8000 रख रहा हूँ। बाद में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू सेट करेंगे, अभी के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रख देते हैं। जब हम पासवर्ड के साथ काम करेंगे ना, जहाँ पे कुछ हमको टोकन सेव करना रहेगा, बाय कुछ अलग वैल्यू सेव करनी रहेगी, तो हम वहाँ पर वो यूज़ कर लेंगे, पर अभी के लिए ये रहने देते हैं। ठीक है। अभी और हम एचटीटीपी में क्या करते थे कि सर्वर क्रिएट करके उसको स्टार्ट करते थे, बट यहाँ पे आपको सर्वर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको लिसन कर सकते हो। एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट उसको खुद से ही क्रिएट कर देगा। जैसे कि अभी हम लिखेंगे एक्सप्रेस, सॉरी, ऐप डॉट लिसन। ओके। यहाँ पे हम देते थे पोर्ट नंबर और ये लेता था एक कॉल बैक। तो मैं इसको अभी के लिए एरो फंक्शन दे देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं बैकटिक्स यूज़ कर लेता हूँ, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट डॉलर पोर्ट। अच्छा हाँ, मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताई थी, बैकटिक क्या होता है। तो बैकटिक क्या होता है कि जैसे आपको, जो आपका एक सपोज़ कोई स्ट्रिंग है, राइट, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो आपको वो स्ट्रिंग में कुछ डायनेमिक वेरिएबल्स रेंडर करनी है। ठीक है, अगर हम बैकटिक नहीं यूज़ करते, मैं आपको दिखाता हूँ इसको बिना बैकटिक के कैसे कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे बैकटिक नहीं यूज़ करता तो मुझे मुझे मैं ये कैसे लिखता, देखो मैं लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, फिर मैं बाहर जाके एक कॉमा देता पोर्ट करके, फिर सपोज मुझे कोई और स्ट्रिंग लिखनी पड़ती तो मैं ऐसे लिखता, राइट। तो ये कैसे थोड़ा सा अलग तरीके से दिख जाता है हमको, एक काइंड ऑफ, अभी मेरे को नेमिंग वर्ड याद नहीं आ रहा, बट कुछ अलग सा दिखता है। सो उसकी जगह हम ऐसा लिखते हैं, बैकटिक्स यूज़ करते हैं जो। तो बैकटिक्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको ये चीज़ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ लिख रहे थे उसको वैसे ही लिखिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, बस जहाँ पे जो चीज़ डायनेमिक है उसको डॉलर करके ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो काइंड ऑफ ये एज अ वेरिएबल होल्डर की तरह काम करेगा, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाएगी, राइट। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो अभी सर्वर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, नोड इंडेक्स डॉट जीएस को रन करना है, राइट। तो सर्वर स्टार्ट हो गया, हम चेक कर लेते हैं एक बार, लोकल होस्ट 8000। हाँ, अभी एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट गेट। ओके, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी देखो ये हमारा बेस यूआरएल है, राइट। तो जब भी आप वेब सर्वर के साथ काम करोगे बैकएंड में, तो एक होता है बेस यूआरएल जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, राइट। तो जब आप अपना वेबसाइट कहीं पे होस्ट करोगे, तो जो आपका डोमेन रहेगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, google.com। ठीक है। तो google.com का इतना है वो बेस यूआरएल है, इसके बाद आप जो भी जाओगे उसके अलग उन्होंने एपीआई लिखे होंगे, पर उनका ये बेस डोमेन ही है ये google.com। तो वैसे ही जब भी आपको वेबसाइट्स का जहाँ पे होस्ट करोगे कुछ बेस यूआरएल रहेगा, और उसके बाद जो चीज़ का आप करोगे वो आपका कोड में आएगा बेसिकली। मतलब आप इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब बेस डोमेन पे क्या होना चाहिए, और इसके बाद भी अगर यूज़र ने कुछ डाला, सपोज यूज़र स्लैश समथिंग समथिंग स्लैश समथिंग समथिंग, तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए भी आप जो कोड लिखोगे वो हमारे इसमें आएगा, एक्सप्रेस में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ओके। तो अभी ये गेट दे रहा है क्योंकि हमने हमने तो इसको बताया नहीं ना कि जब हमारा बेस डोमेन चलेगा तब क्या इसको रिटर्न मिलना चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए हम इसको बता देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐप डॉट गेट। आपको मैंने बताया था हमारे पास एचटीटीपी के मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट। तो अभी के लिए हम गेट कॉल कर रहे हैं। गेट, मैंने अभी, अगर आपको नहीं पता कि ये सारे मेथड्स क्यों कॉल होते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो रेफर करना, वहाँ पे मैंने कुछ लिंक शेयर किए, तो वहाँ पे पढ़ लेना कि गेट मेथड होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को हिट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड ही कॉल होता है, जहाँ पे डेटा आपको आके दिखता है।
तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी यूज़र इस डोमेन पे आके हिट करेगा बेस डोमेन पे, तो मैं अभी के लिए स्लैश लिखता हूँ। स्लैश मतलब करंट डोमेन ओनली। मतलब मैं इसके बाद देखो, अगर इसके बाद भी मैं आके यहाँ पे स्लैश लिखूँ, स्लैश टास्क नहीं, स्लैश लिखूंगा, तो भी सेम ही रहेगा ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ओके। अभी अब मैंने बताया था कि अभी ऐप डॉट गेट में ये क्या एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन लेगा सेकंड वाला। फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा पाथ होता है कि कौन से पाथ के लिए होना चाहिए। सेकंड हमारा फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है, राइट। ठीक है, ये हो गया। अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट को कुछ नहीं कर, अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो। सेंड क्या कर दो, अभी के लिए हेलो वर्ल्ड सेंड कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को सर्वर को वापस रीलोड करना पड़ेगा, राइट। इसको किया, ओके, इसने एरर की थ्रो किया। अच्छा, पोर्ट मेरा ऑलरेडी चल रहा था, मैंने उसको एग्जिट कर दिया, 1 मिनट। इसको एग्जिट किया, इसको वापस एग्जिट किया, ओके। मैं अभी क्या करता हूँ, टर्मिनल वापस स्टार्ट करता, लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके। ओके, सर्वर देखो स्टार्ट हो गया। अभी दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड करके। तो हमारा बेसिक सा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट चालू हो गया। तो आपने देखा, आपको इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितना हमने एचटीटीपी में लिखा था। हमने क्या किया, एक एक्सप्रेस का ये सेटअप बनाया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट से गेट मेथड कॉल किया, राइट। हमने कॉल किया गेट मेथड को, और उसमें एक और मेथड लिसन करके जो कि सर्वर स्टार्ट करता है, और हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया उस पोर्ट पे। और हमने एक बेसिक सा रिक्वेस्ट मेथड बना लिया बेस यूआरएल के ऊपर, जहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया, हेलो वर्ल्ड करके। अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, सपोज चलो मैं इसको बोलता हूँ स्लैश यूज़र कर दूँ, तो क्या अब ये चलेगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड करना है, इसको एग्जिट करना है, मेरे को इसको वापस स्टार्ट करना है, इंडेक्स डॉट एग्जिट, एग्जिट नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मैं जब बेस यूआरएल पे हिट कर रहा हूँ तब ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने बेस यूआरएल के लिए तो अभी तक कुछ नहीं डिफाइन किया ना। देखो कहीं पे दिख रहा है आपको, मैंने स्लैश के लिए कुछ बनाया नहीं, बनाया, मैंने स्लैश यूज़र के लिए बनाया। तो जब भी अभी आप अगर स्लैश यूज़र पे हिट करोगे, दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड, और ये रहा हमारा यूआरएल। तो आप ये यूआरएल किसी को अगर शेयर करोगे, तो उसको यही दिखेगा हेलो वर्ल्ड करके, ऐसा। समझा। हमारी यूआरएल, हम यूआरएल एंड पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हम यूआरएल एंड पॉइंट्स पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। पर अभी के लिए आपको आइडिया आ गया होगा कि बेस यूआरएल पे क्या हिट करने, कैसे मैं क्या बता रहा था, और आगे एंड पॉइंट्स उसके अलग अलग कैसे बन सकते हैं, उन पे हिट करने पे क्या होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझा। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सा एक्सप्रेस का सेटअप। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में ना एक्सप्रेस के बाकी के मेथड्स देखेंगे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे डेटा भेज सकते हैं बैकएंड सर्वर को। ठीक है, और थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा हम उसका राउटिंग का भी देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि राउटिंग कैसे काम करता है, मीन्स उनको समझ नहीं आता कि एंड पॉइंट्स कैसे बनाना है। ओके, सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से सुनना। हम अभी के लिए डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे, हम अभी के लिए ट्राई करेंगे कि एक अरे में सेव कर ले। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है, तो डेटाबेस के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए हटा ये, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम एचटीटीपी मेथड्स का यूज़ करके डेटा गेट कर सकते हैं एक्सप्रेस में, और सेंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई नया फ्रेशर है जिसको सीखने का है मन स्टैक थोड़ा बहुत, सो उसके लिए है वीडियो जो देख के सीख सकता है। दो मैं इसमें रिएक्ट नहीं सिखा रहा हूँ, ओके, बट एटलीस्ट इतना है, इतना बेसिक से सिखा रहा हूँ कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, एकदम बेसिक सा जावास्क्रिप्ट भी है, उसको नहीं भी आ रहा है, तो वो थोड़ा करके सीख सकता है। ओके, और कुछ वीडियो में कुछ सजेशन लगे या फिर कुछ नया टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट में पिन कर देना, मैं देख लूँगा। ओके, थैंक यू।